नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं सुराज्य और स्वराज्य में फर्क की। जब देश आजाद हुआ तो देश के लोगों ने स्वराज्य की वकालत की थी और स्वराज्य के नाम पर ही आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाद में जिस समय नेहरू, गांधी और पटेल जब ये अंग्रेजों से सत्ता को ट्रांसफर अपनी ओर ले रहे थे, उस समय माने इस तरह की कुछ बातें कही गई कि अभी देश की जनता समझदार नहीं हुई है और वो स्वराज्य अपने हाथों में नहीं ले सकती। फिर दूसरे ये भी तर्क दिए गए कि जनता को कैसे, इतनी बड़ी जनता को, इतनी बड़ी आबादी को कैसे स्वराज्य के नाते शामिल किया जा सकता है शासन के अंदर, कैसे जनता को सत्ता में हिस्सेदारी दी जा सकती है। इस तरह के सवाल उठे और फिर कि जनता पर इससे बर्डन पड़ेगा, जनता का काम है अपना रोजगार, रोजी रोटी चलाना और ठीक से जो उसे शासन प्रणाली दी जा रही है उस शासन प्रणाली में वो लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का पालन करे और आगे बढ़े। लेकिन 65 साल बाद भी जिस सुराज्य के नाम पर यानी सुशासन के नाम पर, गुड गवर्नेंस के नाम पर इस देश की जनता को आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, अनगिनत समस्याएं हैं जो सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में क्या इस देश की जनता 65 साल बाद भी स्वराज्य के लिए तैयार नहीं हो पाई या उसे तैयार नहीं होने दिया गया? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बजरंग मुनि, उनसे हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहला यही सवाल, लेकिन सवाल से पहले आपका स्वागत। क्या बात है कि देश की जनता को स्वराज्य जो है वो नहीं दिया गया अभी तक, लेकिन स्वराज्य और सुराज्य में सबसे पहले फर्क जानना चाहेंगे, वो क्या है? देखिए, स्वराज्य और स्वराज्य में एक स्पष्ट फर्क ये है जी कि स्वराज्य में जनता अपने को मालिक समझती है जी और शासनकर्ताओं को मैनेजर, जी और होते भी ऐसे ही हैं। जी 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 लेकिन जब सुराज्य आता है जी तो शासक अपने को मालिक समझता है जी और जो जनता है उसको एक संरक्षित, जी जी शासित, ये उसको जो भी कहिए, तो मालिक और शासित का अंतर हो जाता है सुराज्य जब आता है तब। बिल्कुल। और स्वराज्य में वो मैनेजर होता है और जनता मालिक होती है। ये दोनों के बीच में स्पष्ट अंतर है। बिल्कुल। स्वतंत्रता के पूर्व यही कहा गया था कि जनता मालिक होगी और शासक जो होगा वो मैनेजर होगा। और जब स्वतंत्रता मिल गई तो इन लोगों की नीयत बदल गई, नीयत बदल गई, मैं कह रहा हूं। लेकिन सवाल फिर भी मुनि जी ये उठता है कि 125 करोड़ लोग, मान लिया उस समय वो लोग 33 करोड़ रहे होंगे या 35 करोड़ रहे होंगे, इतनी बड़ी आबादी को सीधे सत्ता दे देना, और उस समय साक्षरता ये तो बहुत कम थी, ठीक है, ये कहां तक उचित था? नहीं, कहां सत्ता देने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यानी स्वराज्य की नहीं। हाँ। स्वराज्य का मतलब होगा कि जो शासक होगा वो मैनेजर होगा। तो इसमें कहां किसको आप सत्ता दे रहे हैं? सारी व्यवस्था तो मैनेजर करेगा, मालिक तो नाम मात्र का मालिक होगा। स्वराज्य का मतलब है कि प्रत्येक इकाई को इकाईगत स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, इकाईगत स्वतंत्रता, माने चेक एंड बैलेंस फिर भी उसमें भी बने रहते हाँ, हैं। एक व्यक्ति को, व्यक्ति जो है उसको व्यक्तिगत मामलों में स्वतंत्रता, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। परिवार को पारिवारिक मामलों में स्वतंत्रता, गांव को गांव के मामले में स्वतंत्र, जिले को जिले के मामले में, प्रदेश को प्रदेश के मामले में,
और राष्ट्र को केवल राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता होगी। राष्ट्र जो है या देश की सरकार है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत मामले में दखल क्यों दे, क्योंकि वो तो उसका व्यक्तिगत मामला है। एक सीधी सी एक परिभाषा है कि किसी भी कार्य के परिणाम से प्रभावित व्यक्ति और कर्ता के बीच अगर दूरी कम से कम हो तो वो व्यवस्था सबसे अच्छी होती है। यानी केंद्र सरकार और आम जन यानी गांव, उसके बीच में दूरी कम से कम होनी चाहिए। नहीं, आम जन और उनके कार्य से प्रभावित परिणाम जो है इनके बीच दूरी कम होनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति के कार्य से अपना, यदि वो स्वयं प्रभावित होता है, मिर्च खाने से मेरा मुंह जलेगा, तो मिर्च जो खा कौन रहा है? मैं। और मुंह किसका जल रहा है? मेरा। तो मुंह भी मेरा है और खा भी मैं रहा हूं। इसके बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिर्च खा तो मैं रहा हूं और रोक रही है केंद्र प्रधानमंत्री, रोक रहा है, कानून बना रहा है उसके लिए। यह दूरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उतनी ही ज्यादा सारी समस्याएं बढ़ेंगी। यह दूरी कम से कम होनी चाहिए। जैसे सुराज्य यानी जो अभी की जो शासन प्रणाली है वो केवल गुड गवर्नेंस का वादा करती है, सुराज्य का वादा करती है। आडवाणी जी तो सुराज्य रथ लेकर चले पूरे देश के अंदर। सुराज्य के नाम पर ही कई बार चुनाव लड़ने की बातें और बाकी सब वो इश्यू बनता हो ही रहा है, रोज ही हो रहा है, रोजाना वो होता है। स्वराज्य का जो ढांचा है वो किस तरह का होगा? सुराज्य में एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, उनके पास असीमित अधिकार हैं। एक केंद्र सरकार होगी एक राज्य सरकार होगी एक जिला सरकार होगी एक गांव की सरकार होगी एक परिवार की सरकार होगी और एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सरकार होगी। इतनी सरकारें होंगी जो अपनी अपनी सीमाओं में रह करके निर्णय करेंगी। मैं फिर कहा आपको कि परिवार के पारिवारिक मामलों में राज्य को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, व्यक्ति को भी दखल देने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा कि वह परिवार के पारिवारिक मामलों में दखल दे। परिवार अपनी व्यवस्था खुद तय करेगा। गांव अपना स्कूल चलाएगा। गांव के स्कूल चले इसके लिए केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार क्यों निर्णय करेगी? गांव अपना स्कूल चलाएगा। लेकिन अगर 50 गांव हैं, 100 गांव हैं, तो एक जिला बनेगा, तो जिला अपनी स्कूल चलाएगा। आप क्या मानते हैं कि गुटों और जातियों में बटे हुए गांव कुछ कर सकेंगे? नहीं, गुटों और जातियों में जो बटे हुए गांव हैं वे उनको कहां करने में दिक्कत आएगी? किसी भी प्रकार की किसी तरह की ये बताइए कि गुटों और जातियों में बटे हुए गांव कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो सरकारी स्कूल में एक दलित का बच्चा भी, अछूत का बच्चा भी चला जाता है, उसको जाने का अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अगर गांव में ये शासन गांव को दे दिया गया और गांव में कहीं अलग तरह की मानसिकता के कुछ लोगों का प्रभाव रहा और 2-4 गांव घर अछूतों के रहे, तो पता चला कि वहां तो उनकी सरकार चलती है और अछूतों के बालक जो है पढ़ने के लिए स्कूल में एंट्री नहीं है। आप हमको ये बात बता दीजिए कि ऐसी मानसिकता के लोग बिल्कुल जो एक गांव में इतना ठीक से नहीं चला सकते हैं, इस प्रकार की मानसिकता के लोग अगर प्रधानमंत्री बन गए या मंत्री बन गए तब क्या होगा? प्रश्न ये है कि मानसिकता, तब उनके ऊपर एक सामूहिक दबाव रहता है। किसका सामूहिक दबाव? आज किसका है? वोट का दबाव रहता है। तो कौन रोक रहा है उनको भ्रष्टाचार करने में? आप हमको ये बताइए, सामूहिक दबाव क्या? उन्होंने तो भ्रष्टाचार करने के लिए कुछ लोगों से समझौता कर लिया, बिल्कुल। तो सामूहिक दबाव उनके ऊपर कहां रहा? आज 60 वर्षों के बाद सारे देश में चरित्र गिर गया। चरित्र इसलिए गिर गया कि केंद्रित है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि मान लिया इस गांव में एक कोयले की खान है और ये बेल्ट जो है लंबी बहुत दूरी तक जाती है और इसमें बहुत सारे गांव पड़ते हैं, बहुत सारे गांवों की जमीनें पड़ती हैं, तो क्या जो पर्टिकुलर एक गांव के दायरे में जो कोयलों की खदानें हैं या कोयला है, तो उस कोयले को बेचने का राइट गांव को होगा कि केंद्र सरकार को होगा? नहीं, गांव को क्यों होगा? न गांव को होगा न केंद्र को होगा। किसको होगा? वो जो कोयले की खदान है
वो जिस जिले के अंतर्गत वो गांव आते हैं, जी। वो एक गांव नहीं, जो गांव आते हैं उस खदान के, यदि वो एक जिले के अंतर्गत सीमित हैं तो जिला सरकार देखेगी। लेकिन यदि वो कई जिलों में बिखरे हुए हैं तो प्रदेश सरकार देखेगी। केंद्र से क्या मतलब है फिर उस कोयले का? वो अपना देखेंगे वहां से। केंद्र सरकार से उसका कोई मतलब नहीं है। एक सड़क अगर कई गांवों को होकर के जाती है, अगर एक गांव के अंदर की सड़क है तो गांव देखेगा, लेकिन एक सड़क कई गांवों को पार करके जाती है तो वो जिला देखेगा। यदि एक सड़क प्रदेशों को पार करती है तो प्रदेश देखेगा। इसमें क्या दिक्कत है? मेरे तो समझ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आंतरिक व्यवस्था आप छोड़ दीजिए उनके जिम्मे में, और केंद्र सरकार अपने केंद्र के 5 विभाग देखे। पुलिस केंद्र सरकार देखे, न्याय देखे, वित्त देखे, विदेश देखे, ये सब सेना देखे। इस प्रकार के जो विभाग हैं वो केंद्र सरकार देखे। यानी केंद्र सरकार के पास 100 काम ना होकर केवल 5 काम हो, 5 काम रहे और 5 में वो दक्षता प्राप्त करे। मेरा ये कहना है कि आपकी क्षमता है 40 किलो वजन उठाने की, आपने उठा लिया 100 किलो, तो स्वाभाविक है कि आप 1 किलो भी नहीं ढो पाएंगे, क्योंकि आपने 100 किलो सिर पर उठा लिया है और खींच नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ा के छोड़ दिए। तो मेरा ये कहना है कि आप सारा वजन हटा दीजिए अपने सिर पर से, जितना वजन आप आराम से ढो सकते हैं उतना सिर पर उठाइए और बाकी छोड़ दीजिए। इसमें क्या अच्छा, ये बताइए, जिसको अभी वोट राज कहा जा रहा है, या कहा जाए कि उसके नाम पर सुराज्य की बात कही जा रही है, ये सुराज्य जब स्वराज्य में तब्दील होगा तो जो अभी समाज में हमें दिखता है कि केवल सरकार नहीं, केवल नेता नहीं, केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं, तो आम जन भी गैर जिम्मेदार दिखाई देते हैं। क्या ये गैर जिम्मेदारी खत्म होगी? इसमें अभाव आएगा? गैर जिम्मेदारी रहेगी ही नहीं, क्योंकि अभी तो ये है कि अभी जनता टैक्स देना नहीं चाहती है। इसलिए नहीं देना चाहती है कि उसके ऊपर सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। टैक्स हम जो देते हैं वो इस प्रकार से वहां जाकर इकट्ठा होता है कि वो सारे देश में उस टैक्स का प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हम गैर जिम्मेदार हैं, हम काहे को टैक्स दें? कितना भ्रष्टाचार में गया तो हमारा ही थोड़े गया, पूरे देश का गया। बिल्कुल। लेकिन जब हमारा दिया हुआ टैक्स एक गांव में खर्चा होगा, बिल्कुल, तो हम अगर टैक्स की चोरी करेंगे तो गांव प्रभावित होगा। हम अपने परिवार में क्यों नहीं चोरी करते हैं उतनी, जितनी हम सरकार के टैक्स की चोरी करते हैं, घपला करते हैं, उतना परिवार में नहीं कर पाते हैं। जिम्मेदारी होती है इसलिए नहीं कर पाते हैं कि परिवार में यदि हम घपला करेंगे तो परिवार की सीमा प्रभावित होगी, परिवार के सारे लोग प्रभावित होंगे। परिवार नजर रखता है कि ये कहीं हमारा कोई भाई है, ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। अगर गड़बड़ कर रहा है तो परिवार अलग होना चाहता है। देश की सरकार में अगर गड़बड़ी हो रही है तो हम छोड़ के कहाँ जाएंगे? लेकिन स्वराज्य का जब ट्रैक चलेगा या स्वराज्य की जब गाड़ी चलेगी तो उसमें कई बार परिवार अपने दायरे से बाहर नहीं निकाल पाता है। हम मान लेते हैं कि वो गांव तक सीमित हो जाएगा, गांव तक पहुंच जाएगा, लेकिन गांव से बाहर वो निकलेगा नहीं। गांव में स्वराज्य आ गया, गांव को हमने अधिकार दे दिए, गांव का टैक्स गांव पर लग जाएगा। हम ये कहते हैं कि गांव में जो टैक्स जनरेट होगा, अगर आज हम उसकी कोशिश करें तो क्या हो पाएगा? जो आज हो रहा है उतना भी नहीं हो पाएगा। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि एक गांव में ज्यादा टैक्स, एक गांव में कम टैक्स। तो बहुत प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति जब पैसा ज्यादा कमा लेते थे तो वो तो सारे देश में वो लोग धर्मशालाएं खोल देते थे, कुएं बनवा देते थे। क्यों बनवा देते थे? तो अगर एक गांव के पास ज्यादा धन हो गया और एक गांव बगल में गरीब है तो वो गांव वाले उसको मदद करेंगे या मानकर चला जाए, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कम से कम वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान पूरे भारत की जो स्थिति है, यह स्थिति तो नहीं रहेगी कि यहाँ का पैसा अमेरिका चला गया, यहाँ का पैसा स्विट्जरलैंड चला गया। वो तो कम से कम नहीं जाएगा। गांव का पैसा स्विट्जरलैंड नहीं जाएगा, फिर गांव का पैसा गांव में ही रहेगा। और वो करेंगे, आप ये मान करके चलिए कि बगल के गांव के लोग बगल के गांव की कमजोरी देख करके उसकी मदद करेंगे, जैसा प्राचीन समय में करते आए हैं।
और आज नहीं कर रहे हैं। ये इसका मुख्य कारण है। तो इतना हमको मान करके चलना पड़ेगा। माने आपका कहना है कि ये जो शासन व्यवस्था है वो कुछ ऐसी बट जाए कि ग्राम सभा यानी ग्राम सभा, परिवार सभा, क्षेत्र सभा, राष्ट्रीय सभा, ऐसा अलग अलग सभाएं हो जाएं, परिवारों के दायित्व बंट जाएं, अधिकार बंट जाएं, कर्तव्य बंट जाएं, ये सब बंट जाएं। अब क्या होगा इससे मैं आपको बताऊं। खास बात तो ये हो जाएगी कि भ्रष्टाचार विकेंद्रित हो जाएगा। अभी कुल मिलाकर के बहुत थोड़े से लोग, मान लीजिए कि 5 लोगों ने मिल करके 5 करोड़ का भ्रष्टाचार कर लिया, और अगर 500 लोग मिलकर 10 करोड़ का भी भ्रष्टाचार करें तो कम बुरा है। भ्रष्टाचार तो हुआ 10 करोड़ का और किया 500 लोगों ने। 5 लोग मिलकर 5 करोड़ का कर रहे हैं, तो ये 10 करोड़ का भ्रष्टाचार जो होगा, इसी तरह अगर भारत की 121 करोड़ जनता भ्रष्टाचार करने लग जाए, बिल्कुल, तो स्वराज्य आ गया। माने सारी जनता भ्रष्टाचार करने लग जाए तो भ्रष्टाचार विकेंद्रित हो जाएगा। नहीं, ये आदर्श स्थिति है जी, यही आदर्श स्थिति है। मेरी बाईं पॉकेट में अगर मेरा मान लीजिए कोई सामान है, सोने का कोई है, और बाईं पॉकेट में रखा हुआ है, और मैं निकाल के दाहिने पॉकेट में रख लिया, बिल्कुल, तो इसमें क्या हो गया, किसका क्या गया? पॉकेट मेरी है और सोने का टुकड़ा मेरा है। तो इसको आप कहिए कि ये तो भ्रष्टाचार है कि आपने इधर से इधर छिपा लिया। अरे मैंने छिपा लिया, इसमें क्या है? तो अगर 121 करोड़ जनता अपना अपना भ्रष्टाचार करने लग जाए तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मैंने छिपा के प्याज खा लिया, अपना प्याज और अपना मुंह, तो इसमें मैंने छिपा के खा लिया प्याज, क्या हो गया इसमें छिपा खा लिया? तो क्योंकि मैंने खाया है और मेरा प्याज खाया है, दूसरे का मैंने कुछ नहीं किया है। तो सबको करने दीजिए। भ्रष्टाचार अगर विकेंद्रित हो जाए तो स्थिति आज की अपेक्षा कम बुरी होगी, ये मेरा मानना है। तो एक तो जैसे भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। लेकिन मुख्य मुद्दा ये भी उठता है कि स्वराज्य आएगा कैसे? जी, रास्ता क्या होगा? ये बात तो सही है कि स्वराज्य आएगा कैसे। तो स्वराज्य को लाने के लिए हम लोगों को जनता के अंदर भूख पैदा करनी पड़ेगी। ये नेता लोग तो कभी देंगे नहीं। हाँ, ठीक है। और देंगे क्या? आप इनसे छीनना भी चाहेंगे तो ये गोली चला देंगे, छीनने नहीं देंगे। तो स्वराज्य लाने का हमारे पास 4 रास्ते हैं, सीधे सीधे। पहला रास्ता तो ये है कि हम पार्लियामेंट में जाएं, अपना बहुमत बनावें, संविधान में संशोधन करें और स्वराज्य दे दें। मान लिया इस पहले रास्ते पर ही मैं टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि आपके बहुत सारे लोग यानी समाज के बहुत सारे लोग, एक ग्रुप जो है उसने कोशिश की, लाइक अरविंद केजरीवाल या कोई और करे, आगे भी कर सकता है कोई, और उसके बहुत सारे लोग यानी वही 543 लोग जो हैं चुन करके, या उनमें से बहुमत यानी 250-300 लोग जो हैं चुन करके संसद में चले गए। अब वो बहुमत में हैं। अब उनके पास जो असीम शक्ति आई है, वो जो वहां पर जाकर के सर्वोच्च सर्वशक्तिमान बने हैं, वो अपनी वहां पर पहुंचने के बाद उस ताकत को कैसे खोना चाहेंगे? ये एक बड़ा सवाल वहां जाकर पैदा हो जाएगा। हाँ, वे लोग नहीं देना चाहेंगे। जो नए लोग गए हैं, ये वादा करके सोसाइटी से वादा करके गए हम स्वराज्य नहीं देंगे। हाँ, तो नहीं देंगे। हाँ, तो 5 वर्ष के बाद जी हमको उन लोगों को हटाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब उन्होंने वादा खिलाफी की है। हाँ, जो अभी बैठे हुए हैं, इन लोगों को हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये वादा करके नहीं गए हैं। नहीं, एक पार्टी वादा करती है और हमें 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है। क्या हम स्वराज्य के लिए भी ऐसे ही इंतजार करते जाएंगे? यदि इन्होंने वादा खिलाफी की तो करना पड़ेगा। अच्छा, और फिर इसके अलावा हमारे पास मार्ग क्या है? मान लीजिए कि अगर कोई दूसरा मार्ग होता, एक तो मार्ग मैंने आपको ये बताया, जो लोग माने इसी स्ट्रीम का मार्ग है जो तंत्र देश में चल रहा है, कि जो अभी जो तंत्र चल रहा है, संविधान चल रहा है, उसके अनुसार हम पार्लियामेंट में जाएं जी, और पार्लियामेंट में जा करके उसको बदलें, और नहीं बदलेंगे तो आगे फिर जनता करेगी। एक मार्ग है। दूसरा मार्ग ये है
जो अभी जो पहला मार्ग है उसमें तो अरविंद केजरीवाल वगैरह उस लाइन पर चल रहे हैं। दूसरा मार्ग अन्ना हजारे का है कि हम ऐसा प्रबल जनमत बनावें जनता के बीच में कि ये नेता लोग डर जाएं और डर करके और लोक संसद हमको दे दें। लोक संसद का भी अगर इन्होंने दे दिया तो स्वराज्य की शुरुआत हो जाएगी। वहां से स्वराज्य नहीं आ जाएगा, लोक संसद से प्रारंभ हो जाएगा। और अगर ये दोनों मार्ग फेल हुए जी तो फिर आपने ट्यूनीसिया में देखा है, मिस्र में देखा है कि उन लोगों ने एक एकाएक जनता के अंदर लहर फैली और सारे नेता लोग चूहेदानी में घुस गए और सारा संविधान व विधान सब कहाँ चला गया और जनता ने विद्रोह कर दिया। आपका कहना है कि जो अभी हिंदुस्तान की 30% जमीन पर जो नक्सली कब्जा जमाए बैठे हैं, ट्यूनीशिया लाइक ट्यूनीशिया उसी तरीके से नहीं, तो क्या पूरा देश जो है वो नहीं उसी तरह की आग नहीं, में नक्सली और ट्यूनीशिया में इस प्रकार नहीं हुआ है। ट्यूनीशिया में तो 1 घंटे में विद्रोह हो गया, सारा का सारा जन विद्रोह हुआ है। नक्सलियों का तो हिंसक विद्रोह है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नक्सलियों का कोई विद्रोह नहीं है, कोई स्वराज्य से संबंध नहीं है। नक्सलियों का मानना यह है कि वर्तमान अव्यवस्था का लाभ उठाकर वो स्वयं सत्ता अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं देश में। लेकिन मिस्र में एक उदाहरण हमें बिल्कुल उसके जो 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 शंका हम अभी जता रहे थे उस शंका के साथ साथ फिट बैठ रहा है। वहां पर होस्नी मुबारक को जेल में डाला गया और उसके बाद जो एक दूसरे राष्ट्रपति वहां पर आए, उन राष्ट्रपति महोदय ने जो राष्ट्रपति आए और इनको कहा, उन्होंने वो जो पावर मिली थी, कहा तो ये था कि हम जो हैं आपको दे देंगे, यानी जनता को दे देंगे, ठीक, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन जैसे ही सत्ता मिली और उनको राष्ट्रपति बनाया गया तो राष्ट्रपति की शक्तियों को उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से ही विस्तार देना शुरू कर दिया। जनता में फिर हल्का सा उबाल है। हमको एक बात बताइए कि हुस्नी मुबारक के समय जो स्थिति थी जी, उससे अब कोई ज्यादा बुरी हो गई क्या? मान लीजिए कि वही स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हुस्नी मुबारक गए जी तो ये भी जाएंगे अगर उस रास्ते पर चले तो बिगड़ा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ 1% 2%, मान लीजिए 100% नहीं लाभ हुआ, 1% हुआ, 1% हुआ, माने दिशा ठीक है। दिशा ठीक है। हम इसको आदर्श स्थिति नहीं कह सकते हैं, संघर्ष काल कह सकते हैं कि भाई हमने एक संघर्ष किया और उसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। हम 1857 में हम लड़े अंग्रेजों से, नहीं अच्छा परिणाम निकला। फिर 100 साल के बाद 1947 में परिणाम मिला। फिर इन लोगों ने धोखा दे दिया। भाई ये नेहरू, पटेल, अंबेडकर, फलाने ढिकाने, इन लोगों ने धोखा ही तो दिया है देश को, और तो कुछ किया नहीं है। उधर गांधी गए और इधर ये लोग स्वतंत्र हुए। देश नहीं स्वतंत्र हुआ, ये नेता लोग स्वतंत्र हो गए गांधी के जाते ही। तो इन लोगों ने फिर धोखा दिया। गांधी होते या जब तक थे तब तक उन्होंने क्या कर लिया? जी, गांधी अगर रहे होते स्वराज्य दे देते। जी, स्वराज्य नहीं दे देते। गांधी अगर रहे होते तो इन लोगों से लड़ जाते। ये लोग देते नहीं। ये गांधी को किनारे, स्वराज्य के पहले ही ये लोग अलग अलग अपना सोचने लग गए थे कि इस बुढ़े से मुक्ति कैसे पाई जाए। तो गांधी से उसी तरह मुक्ति पाना चाहते थे जैसे आज मनमोहन सिंह से मुक्ति पाना चाह रही है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुषमा स्वराज। सारे नेता लोग आज मनमोहन सिंह से जैसे मुक्ति पाना चाह रहे हैं, उसी तरह उस समय गांधी से मुक्ति पाना चाह रहे थे। उसी तरह ये अरविंद जी वगैरह अन्ना हजारे से मुक्ति पा गए। तो ये मुक्ति का तो हमेशा से चलते रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन गांधी लड़ जाते इनसे, और गांधी के अभाव में वो फिर उस प्रकार की स्थिति यहाँ नहीं बन पाई स्वराज्य की, और इसलिए ये इतने लंबे समय तक अपने परिवार की तानाशाही चला पाए अभी तक। अच्छा, हम ये मान लें कि जब स्वराज्य आएगा, अगर 1-2% और कहा गया कि दिशा अगर ठीक है तो आएगा ही, लेकिन जब आएगा और 100% आएगा तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? जो समाज होगा, व्यक्ति होगा, वो किस तरह से अपने आप को मजबूत पाएगा और किस तरह की उसकी फीलिंग होगी? देखिए, पहली बात तो ये है जी कि भारत के 121 करोड़ लोग जी
अपने को मालिक समझेंगे अपने विषय में, आंतरिक विषयों में मालिक समझने लग जाएंगे। गुलाम तो अभी भी नहीं समझते हैं। अभी तो सब लोग पूरा गुलाम समझते हैं, एकदम गुलामी के अलावा कुछ समझते ही नहीं है। एक स्कूल खोलना है तो विधायक के यहाँ जा करके वो नमस्ते करेंगे, विधायक की खुशामद करेंगे, पैसा देंगे। अगर एक तो छोटा से अगर विधायक का कोई कुत्ता भी आ जाए तो उसको माला पहराएंगे बेचारे कि भाई विधायक का कुत्ता आया है। तो ये गुलामी नहीं है तो और क्या है, जानते हैं कि ये विधायक जी का कुत्ता है तो माला पहराते हैं। तो अभी ये स्थिति विचार करने की है कि आज ये गुलामी से कम क्या है। उस समय जनता अपने को मालिक समझेगी तो एक तो ये हो जाएगा, भ्रष्टाचार लगभग कम हो जाएगा। समाप्त तो भ्रष्टाचार कभी होता नहीं है लेकिन कम हो जाएगा। केंद्र सरकार जो होगी वह अपराध नियंत्रण करने में सफल हो जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार के पास विभाग तो कम हो जाएंगे, एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाएगी। आज पुलिस हमारी ओवरलोडेड है, कोर्ट ओवरलोडेड है क्योंकि जन कल्याण के सारे कार्य सरकार ने अपने जिम्मा ले लिए हैं और जन कल्याण के कार्य अगर नहीं करेंगे तो जनता वोट नहीं देगी। बिल्कुल। तो ये न्यायालय को ओवरलोडेड कर दिए, पुलिस को ओवरलोडेड कर दिए, न्याय लोगों को मिल नहीं रहा है, व्यवस्था हो नहीं रही है, ये सारी समस्या है। उसके बाद वो स्थिति अंग्रेजों से पहले देश में पुलिस नहीं थी। देश में अंग्रेजों ने पुलिस को इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले भी भारत चल रहा था, यानी समाज अपने आप को चला रहा था। ठीक है। और मैंने तो एक शेर सुना, बल्कि किसी शायर ने कहा कि जब से हमारी गली में पुलिस वाले नहीं आते तब से यहाँ चोरियां नहीं होती। जी, तो आपने एक शेर सुना है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 1 घंटे के लिए पुलिस हटा दीजिए सब जगह से, तो इसके बाद क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा। फिर हटा के तो देखिए कभी। मेरा तो ये कहना ये है मैं तो कह रहा हूँ, आपने अगर सुना है कि मैं तो कह रहा हूँ कि हटी हुई ही थी, जब नहीं थी तब भी चल रहा था। नहीं, आप हमको ये बताइए कि किसके समय में, औरंगजेब के समय पुलिस नहीं थी क्या? नहीं, अभी भी गांव में आप चले जाइए, ग्रामीण समाज में, वहां पर पुलिस एनक्रोचमेंट तो करती है, कोऑपरेशन नहीं करती है। जी ठीक है। शहर में आप बस इतना कह सकते हैं कि शहर में जो है या तो दंगे फसाद रोकने में दिक्कत आ जाएगी या फिर इस तरह के जो बड़ी इंसर्जेंसी होती है उनमें दिक्कत आ जाएगी, यहां होगा नहीं। सारा का सारा जो क्राइम है, जो पुलिस को रोकना चाहिए, वह पुलिस नहीं रोक पा रही है और नहीं रोक रही है क्योंकि पुलिस वालों के नजर में एक चीज साफ है कि जब सारे हिंदुस्तान के नेता लोग इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़े बड़े अफसर इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या ईमानदारी का ठेका हम ही ने ले रखा है क्या? और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब ये सारा हट जाएगा, कुछ ये राशन फासन देना बंद हो जाएगा और सब बंद हो जाएगा, नेता लोगों के पास पैसा जाना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी अधिकारों में कटौती, अधिकार कम हो जाएंगे तो पुलिस ठीक चलने लग जाएगी हमारे। धन्यवाद मुनि जी। तो मुनि जी का कहना साफ था कि देश में स्वराज्य अगर लाना है तो सत्ता जो है उसमें तंत्र, इसको मैनेजर समझना चाहिए और जो लोक है उसको मालिक समझना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि जनता ये मालिक हो और जो ऊपर जो सिस्टम है जो देश को चलाने के लिए उसने अपॉइंट किया है वो अपने आप को एक सेवक की तरह अपने आप को अनुभव करे। हालांकि शब्दों में वो जनसेवक ही कहा जा रहा है अभी तक, दरअसल में व्यवहार में, प्रैक्टिकल में वही मालिक है, वही सर्वशक्तिमान है, उसी के पास सारी ताकत है। ये ताकत अगर ऊपर 100 विभाग हैं, 100 मंत्रालय हैं, तो उनमें से 95 काम जो हैं वो नीचे या तो परिवारों के पास या गांव सभा के पास या फिर क्षेत्र सभाओं के पास आ जाएं, और ये ऊपर जो राष्ट्रीय सभा है या राष्ट्रीय तंत्र है या केंद्रीय सरकार है, इसके पास उन्होंने कहा कि केवल 5 काम, मैक्सिमम 5 काम रहे, जिनमें से पुलिस है, वित्त है, फाइनेंस है, साथ में सेना है, विदेश है, और इस तरह के, और इस तरह के कुल मिलाकर 5 काम जो हैं वो केंद्रीय सत्ता के पास रहें। तो अपने आप जब जन कल्याण, समाज स्वयं जन कल्याण के काम खुद करेगा तो उसे ऊपर से जन कल्याण का जो उसे टुकड़ा फेंका जाता है वो उस टुकड़े का आसरा नहीं देखेगा और उसके कारण से खुद को मालिक और जिम्मेदार समझना स्वयं से शुरू कर देगा। फिलहाल
इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? स्क्रीन पर दिए नंबरों पर अपनी आप राय दे सकते हैं, लेकिन पूरा एपिसोड सुनने के बाद kashindia.com पर जाकर भी आप ये मुनि जी के जो विचार हैं, इन विचारों को पढ़ सकते हैं। ज्ञान तत्व आप अपने यहां मंगवा सकते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।